ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर वदूद के साथ कि आने वाले समय में मौसम की क्या भविष्यवाणी है, और उन्होंने बताया कि इस साल बारिश की अच्छी उम्मीद है। डॉक्टर साहब, आपको ऐसा लगता है कि ये जो क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही हैं और लोग कहते हैं कि अगर औसत 1 डिग्री फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, पूरे विश्व का बढ़ेगा, भारतवर्ष का बढ़ेगा, झारखंड का भी बढ़ेगा, तो उससे उत्पादन में लगभग 15 से 20% ह्रास हो सकता है। अधिकतम तापमान झारखंड में बढ़ गया है, वो भी गर्मी के दिन में। समर्स हैव बिकम हॉटर, और न्यूनतम तापमान जाड़े के दिन में घट गया है। दोनों अवांछित चीज़ें हैं। कृषि पर इसका क्या प्रभाव है? हाँ, कृषि पे बारिश का तो प्रभाव है ही, उसका प्रबंधन आप कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग डोभा कल्चर से कर सकते हैं, क्योंकि पानी हम मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन तापमान का इफेक्ट ये बहुत ही घातक इफेक्ट है, और तापमान का प्रभाव खेती पे ऐसा पड़ता है कि किसान समझ भी नहीं पाता है कि उसके खेत पे, उसके फसल पे तापमान का प्रभाव पड़ रहा है। बारिश का पानी खेत में नमी नहीं हो तो फसल सूखने लगता है, समझ में आ जाती है बात की इरिगेशन नहीं है। लेकिन अगर तापमान फूल देने के टाइम समय उपाय क्या होगा डॉक्टर साहब, उपाय क्या होगा? हाँ, तापमान अवरोधी किस्में विकसित की जाए जी। जो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, जो फसल इम्प्रूवमेंट का कार्यक्रम देख रहे हैं, वो उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग लगा करके या ब्रीडिंग मेथड लगा करके उस तरह का वैरायटी का विकास करने, बल्कि हो भी रहा है। वो ड्रॉट रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस वैरायटीज हो रहे हैं। इसके पहले कि हम जटाशंकर चौधरी जी, निदेशक कृषि के पास जाएं और सिंचाई व्यवस्था और सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करें, एक नज़र जरा आंकड़ों पर। झारखंड में कुल भूमि 79.7 लाख हेक्टेयर है, 79.7 लाख हेक्टेयर है। इसमें से 38 लाख हेक्टेयर पर खेती योग्य भूमि है, जिस पर खेती की जा सकती है। आपने सुना, निदेशक कृषि ने बताया कि अब ये खेती बढ़ के लगभग 25 लाख हेक्टेयर, 24 से 25 लाख हेक्टेयर पर हो रही है। इसमें से मात्र 1.57 लाख हेक्टेयर, यानी कि 1,57,57,000 हेक्टेयर पर ही सिंचाई की व्यवस्था है। यहाँ का एवरेज लैंड होल्डिंग 1.67 हेक्टेयर है, जो बहुत छोटा लैंड होल्डिंग है, और 68% किसान जो हैं सो सीमांत किसान हैं। ये थे आंकड़े। आपने जो सुना है लोगों से, और ख़ास करके हमारे विशेषज्ञ पैनल से, कि ये सब कार्यक्रम जिलों में चलाए जा रहे हैं झारखंड के। जटाशंकर चौधरी जी, 2 बातों पर मैं आपसे विस्तृत रूप से जानना चाहूँगा। किसानों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम में क्या क्या सुविधाएं दी जाने वाली हैं, कहाँ कहाँ ये विंडो है, खिड़की कहाँ है, लोग जानना चाहते हैं। उस खिड़की से लोगों को क्या मिलेगा? कई विभाग मिलकर कृषि का कार्य करती है। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, उद्यान हो गया, गब्बी हो गया, मत्स्य हो गया, सहकारिता विभाग भी उसमें करती है, जल संसाधन विभाग भी सिंचाई के स्रोत को विकसित करती है जी। फिर किसानों को ऋण चाहिए, कृषि बीमा का लाभ चाहिए, उसको उपादान चाहिए, जिसमें लैंप्स पैक्स की मदद लेके हम लोग किसानों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक थोड़ी सी चर्चा आपने शुरू में ही, कार्यक्रम के शुरू में ही उत्पादकता बढ़ाने की बात की थी। उत्पादकता बढ़ाने के लिए अच्छे किस्म की बीज, कीटनाशक, उर्वरा, फर्टिलाइज़र, इन सब की बात होती है। लेकिन यदि आपको उत्पादकता बढ़ाना है, एक क्रॉप से डबल क्रॉप, मल्टीपल क्रॉपिंग करना है, तो अश्योर्ड इरिगेशन का काम करना पड़ेगा। आंकड़े बता रहे हैं कि आपके राज्य में 25 लाख हेक्टेयर की खेती होती है, जिसमें मात्र 1,57,000 हेक्टेयर ही सुनिश्चित सिंचित है। ये जो गैप है 3.5 लाख हेक्टेयर का, मैंने आपकी योजना देखी है, इस वित्तीय वर्ष में लगभग 8,000 हेक्टेयर को आप सिंचित करने के लिए, नई योजनाएं मैं बोल रहा हूँ, पुरानी योजनाओं के सुदृढ़ीकरण का भी कार्यक्रम है, छोटी योजनाएं भी हैं, पंप वितरण का भी है कार्यक्रम। तो इसको और एक्सेलरेट करने का और तेजी से बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि बिना बारिश के जब तक किसान फेल करते रहेंगे, असफल होते रहेंगे खेती में, आपकी उत्पादकता बढ़ेगी नहीं। बिल्कुल सही कहा गया, क्योंकि अब जब भी किसान भाइयों के पास जाते हैं तो सबसे पहले वे कहते हैं कि पानी की व्यवस्था यदि कर देते हैं तो हम खेती कर लेंगे। तो पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, और
एक झारखंड में थोड़ा माइंडसेट का भी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ जो खेत खाली रह जाता है खरीफ मौसम में, बारिश यहाँ कम भी यदि होती है। माइंडसेट मंत्रियों का, पदाधिकारियों का या किसानों का? सभी लोगों का। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और इसमें ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी भी जो खेत खाली रहता है, बारिश इतनी झारखंड में कम भी होती है तो इतनी होती है कि यदि हम कोई न कोई फसल की खेती कर पाएँ। लेकिन यहाँ पे चूँकि यहाँ पे चावल जो है वो पसंद किया जाता है, वही मुख्य खाने का वो मेनू है, और उसके चलते हर आदमी चावल की खेती, धान की खेती करना चाहते हैं। जी, हम लोगों ने कृषि रथ चलाया है और हम लोगों ने पिछले साल नारा दिया था किसानों को कि कम वर्षा हो तब भी भाई दलहन तेलहन की करो बुआई। ये नारा फसल विविधीकरण करने की बात है। यहाँ पे किसान रोपनी के लिए वो पौधशाला तैयार कर लेते हैं और देखते रहते हैं आसमान की ओर कि कब वर्षा होती है। कम वर्षा हो तब भी भाई दलहन तेलहन की करो बुआई। हम फिर लौटेंगे आपके पास। मनोज जी, आप बताइए, किसानों को यदि फल सब्जी खेती के लिए बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज, बीज की जरूरत, पौधों की जरूरत, उनके रख रखाव की जरूरत, कीटनाशक की जरूरत, उनके विपणन की आवश्यकता, उनके कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन की आवश्यकता, कहाँ जाएंगे? इस क्रम में किसान भाई सीधा DHO जो हमारे जिला स्तर पर जिला उद्यान पदाधिकारी हैं उससे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग भी हमेशा उपलब्ध हैं किसान भाइयों के लिए कि वो कभी भी कांटेक्ट करेंगे, हम लोग उनके समस्या के निराकरण के लिए हैं। DHO हमारे जिला स्तर पर हैं, मिशन स्तर पर, स्टेट लेवल पर हम लोग भी हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हम लोग भेजते भी हैं कि वो लोग उन लोग को जो समस्याएं आती है उसका निराकरण करें। चौधरी जी से मैं जानना चाहूँगा, एक आत्मा कार्यक्रम है आपके यहाँ, उसके बारे में किसानों को कुछ जानकारी देंगे? आत्मा कार्यक्रम जो है खास करके इस राज्य में वह बहुत पॉपुलर हुआ है, क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम जो एग्रीकल्चर का था वो ब्लॉक में ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसके बहुत सारे पद खाली थे, और कृषि विभाग के जो प्रखंड स्तर पे अलग से कोई कार्यालय यहाँ नहीं होता था जी। लेकिन आत्मा सिस्टम पिछले 4-5 सालों में जब वो शुरू हुआ तो अभी आत्मा के ही कर्मी जिलों में और प्रखंडों में देखे जाते हैं। इस कार्यक्रम में किसानों को कृषि की जो तकनीक है उसकी जानकारी दी जाती है, उसका अलग अलग माध्यम है, किसानों को एक्सटेंशन है। हाँ, एक्सटेंशन है, कृषि प्रसार है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको परिभ्रमण के लिए विभिन्न जो जगह जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वहाँ ले जाया जाता है, कृषि मेला का आयोजन किया जाता है, कृषक गोष्ठी की जाती है, और कृषि रथ भी उसमें जोड़ा गया है। आत्मा के माध्यम से कृषि रथ का भी आयोजन किया जा रहा है, और कृषि रथ पे वैज्ञानिक प्रसारकर्ता जो हैं वे किसानों के बीच जा रहे हैं और कृषि की जानकारी जो है, योजनाओं की जानकारी, तकनीक की जानकारी। और चौधरी जी, हम चाहेंगे कि सरकार की यह कार्यक्रम आत्मा सफल हो, किसानों की आत्मा को सुकून मिले, तृप्त हो उनका शरीर, उनके मानसिक रूप से वो खुश हों। राजकुमार जी से जानना चाहेंगे कि वो संक्षेप में बताएं कि विपणन के लिए राज्य सरकार कितना गंभीर है और क्या क्या मदद सीधे किसानों को वो दे रही है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा लें, उत्पादकता बढ़ा लें, अगर एक सुदृढ़, एक रोबस्ट मार्केटिंग सिस्टम नहीं डेवलप करेंगे तो जो हमारा पूरा प्रयत्न है ये 70% कहीं कोटेड होता है, 80%, बट 70% जो आबादी है, जो किसान हैं, किसान भाई हैं, उनके जीवन स्तर में हम सुधार नहीं ला सकते हैं। पूर्व के वर्षों का अनुभव था कि सही मार्केटिंग विपणन व्यवस्था नहीं होने के कारण किसान हतोत्साहित होते थे बहुत सारी चीज़ों के उत्पादन में। इधर यद्यपि जो मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसको डेवलप करने में इट इज़ टाइम टेकिंग, मगर शुरुआत हो गई है। और जो एग्रीगेशन के लिए, उत्पाद को एकत्रित करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम किसानों का एक संगठन सबसे पहले पंचायतवार
क्षेत्रवार प्रखंडवार बनाए। आप पैक्स लैंप्स की चर्चा करना चाहें? नहीं, हम लोगों ने जो संगठन बनाना शुरू किया है वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए हमने 2 एनजीओ को अभी शॉर्टलिस्ट किया है। इस वर्ष में 60 एफपीओ के निर्माण का हमारा लक्ष्य है। ये एफपीओ जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी एक्ट के तहत निबंधित होंगे और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये कंपनियों की तरह अपना उद्यम कर सकेंगी। इसमें उनके विकास के लिए जो धनराशि की ज़रूरत है वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक एवं अन्य संस्थाओं से वो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सीधे प्राप्त कर सकेगा। डॉक्टर वदूद के पास हम 1 मिनट जाना चाहेंगे। मैं इसी संदर्भ में कुछ जी, ऐड करना बताइए। चाहता हूँ कि झारखंड के जो कृषक हैं जी ज़्यादातर प्राइमरी खेती में लगे हुए हैं। मतलब प्राइमरी खेती की खेत से उपजाया, जितना उनको ज़रूरत है अपने खाने के लिए रख लिया, बाकी बेच दिया जो भी जी। प्राइस मिले। यहाँ एक बात की ज़रूरत है, सेकेंडरी एग्रीकल्चर मीन्स जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन बहुत ज़रूरी है। अगर वो किसान, जैसा कि आपने कहा कि मार्जिनल किसान ज़्यादा है यहाँ पे, कुछ लोग उपजाते हैं कुछ लोग नहीं भी उपजाते हैं। 68% मार्जिन। हाँ, तो जो किसान नहीं उपजा पाते हैं अगर उनको इस व्यवसाय में लगा दिया जाए कि आप उनसे लेकर के उसको प्रोसेस करो, वैल्यू एडिशन करो, जैम, जेली, अचार बनाओ। अब हमारे सामने बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे हुए हैं और वो सवाल करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम का नाम भी है हिसाब किताब, तो हिसाब किताब कार्यक्रम के तहत प्रश्न आएंगे हमारे पैनलिस्ट से। लोग जो कोई भी आपके बीच में प्रश्न पूछना चाहता है, आपका स्वागत है। मेरा नाम संजय कुमार हुआ। मैं बगोदर प्रखंड से बालक गांव से आता हूं। मैं यहाँ पे टीचर हूं हाई स्कूल में। हम लोग देखे थे जब झारखंड अलग नहीं हुआ था उसी समय कुनार नहर हमारे यहाँ बगोदर प्रखंड में विष्णुगढ़ में बनावसम उसका बहुत बड़ा खदान हुआ था। कुनार नहर एक बहुत भावी योजना थी और जिस समय लोग लगता था कि जब नहर बन जाएगी तो उस एरिया में सही में हरित क्रांति हो जाती और बहुत नहर की खुदाई हुई, उसमें बहुत सारा काम हुआ, अरबों रुपया सरकार का खर्च हुआ। जी महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चौधरी सर से कि सरकार को आप लोग ये सलाह क्यों नहीं देते हैं उस नहर पे फिर से काम हो जाए ताकि वहाँ पे जो पानी है, जो लोगों को सुखाड़ का समस्या जो झेल रहा है वो एरिया पूरा हरा भरा हो जाए। बहुत सारा पैसा खर्च भी हुआ है, बहुत सारा काम भी हुआ है। जो भी सिंचाई योजना का निर्माण हुआ है उसका उपयोग किसानों के हित में हो, सिंचाई का जल वहाँ से मिले, यह जरूरी है। और इसके लिए जो राज्य स्तर पे जो इस बार जो कृषि बजट लाया गया है उसमें जल संसाधन विभाग को भी उसका पूरा आकलन करके और क्या राशि की आवश्यकता है उस हिसाब से कृषि बजट में उसको शामिल किया गया है। और हम आशा करते हैं कि जल्द ही वह सिंचाई परियोजना भी किसानों के हित में हमारे सामने आएगी। बगोदर के कोनार जल सिंचाई योजना जो है वो डीवीसी ने संभवतः प्रारंभ किया था और डीवीसी को जो भी उत्तरदायित्व दिया गया था कि आप झारखंड में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, बिजली देंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, सॉइल कंजर्वेशन करेंगे, डीवीसी उसमें से बहुत सारा काम करना बंद कर दिया है। और यहाँ के जो ऊर्जा सचिव होते हैं, झारखंड सरकार के ऊर्जा सचिव, वो डीवीसी के बोर्ड में होते हैं। तो उनका यह काम है कि डीवीसी के बोर्ड की बैठकों में वो जब जाएं तो उनको बोलें कि जो भी पैसे डीवीसी ने खर्च किए थे कुनार सिंचाई योजना पर, उनको सफलीभूत करने के लिए, उनसे फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसमें पानी भी भेजें। और ये लड़ाई राज्य सरकार को डीवीसी से भी लड़नी होगी। मेरा नाम रुपेश सिंह, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। और मेरा प्रश्न वदूद जी से है कि सर, कृषक भाई जो हैं वो उत्पादकता बढ़ाने के लिए कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। कीटनाशक में मुख्यतः केमिकल्स होते हैं जो हानिकारक होते हैं। लंबे समय के उपयोग के बाद ये फसल को भी नष्ट करती है और हमारी ज़मीन को भी दूषित करती है। इसके कारण इसका दुष्प्रभाव उपज में तो होता ही है और जो उपज आती है उसके खाने वाले के ऊपर भी होता है। तो क्या इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो कृषक भाई हैं उनके पास ऐसे कीटनाशक उपलब्ध हों जो कि लंबे समय के उपयोग के बाद उनकी धरती को प्रदूषित न करें और उनका उपज भी प्रदूषित ना हो? हमारी हरित क्रांति जो आई है वैरायटी के साथ साथ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के वजह से भी आई है। उसका इस्तेमाल सही हुआ है तो हुआ। हाँ, ये बात सही है कि ओवर द टाइम्स, चाहे वो खाद की बात करें, चाहे कीटनाशी और फफूंदनाशी दवा की बात करें,
धीरे धीरे वो ज़मीन को और फसल को ख़राब करता चला गया है। तो जाहिर सी बात है कि उसका इस्तेमाल एक हद तक होना चाहिए। और जहाँ तक सब्जियों की बात आप कर रहे हैं, सब्जी में उसका असर अगर जिस दिन छिड़काव हुआ है उसके दूसरे दिन कट के अगर मार्केट चला जाए तो उसका इफ़ेक्ट होता है काफ़ी स्वास्थ्य पर भी। और अगर वो 2-4 दिन के बाद हार्वेस्ट हुआ है तो वो केमिकल जो कीटनाशी चाहे फफूंदनाशी उसमें डाला गया है उसका असर जाता रहता है। वो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। सिर्फ ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है किसानों को भी, बेचने वाले किसानों को भी और ख़रीदने वाले आम लोगों को भी, वो ये सुनिश्चित करे कि उसमें कितने दिन पहले छिड़काव हुआ था। नमस्ते जी, मेरा नाम सौरभ शुक्ला है और मैं धनबाद जिले के बलियापुर क्षेत्र से आता हूँ जी। और यह सवाल मेरा चौधरी सर से है कि कृषि विज्ञान केंद्र का वहाँ उद्घाटन किया गया था बलियापुर क्षेत्र में, और इस उद्घाटन समारोह में माननीय राज्यपाल सैयद सिफ्तेर जी मुख्य अतिथि के तौर पर आते हैं, और कुछ साल बीतने के बाद ही उस विज्ञान केंद्र का हालत ख़राब हो जाता है। जो वहाँ पे फसलें देखने को मिलती है अब वो नगण्य है। किसानों की जागरूकता के लिए वहाँ पे बहुत सारी कमी है। जो प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है वहाँ पे भी लोगों का अभाव मिलता है। तो इतने ज़्यादा लागत से इतना बड़ा भवन का निर्माण कराया जाता है, इतने सारे तकनीक इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर भी सरकार का जो यह योजना है वो कहीं ना कहीं विफल होता नज़र आता है। ऐसा क्यों? आधारभूत संरचना बनती है, बिल्डिंग बनती है, सुविधा नहीं मिलती। कृषि विज्ञान केंद्र धनबाद के बलियापुर में संचालित है, वो कृषि विश्वविद्यालय उसको देखरेख करती है। और हमारी जो जानकारी है उसके हिसाब से कृषि विज्ञान केंद्र का जो मैंडेट है प्रत्यक्षण कराना, कुछ ट्रेनिंग कराना किसानों को, और आत्मा के साथ मिलके भी कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम कराना, गोष्ठी कराना, मेला कराना, वो कराया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र जहाँ पे अवस्थित है वहाँ पे एक सरकार का बड़ा फार्म है जिसमें कि बीज उत्पादन का कार्य कई कारणों से वो नहीं हो पा रहा था। उस फार्म को अभी नेशनल सीड कॉरपोरेशन को हम लोगों ने दिया है, और उस पे जो बीज का उत्पादन होगा और बीज का उत्पादन भी होगा, और जिस तकनीक का इस्तेमाल वहाँ किया जाएगा वहाँ किसान उसको देख भी पाएंगे और उससे उसके लाभ लेकर के। और जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन है उससे ये भी बातें हुई हैं कि वो अगल बगल के किसानों को भी बीज उत्पादन की तकनीक सिखाएं और वहाँ पे बीज उत्पादन किसान के खेतों पर भी कराएं ताकि बीज की आवश्यकता राज्य में पूरी हो। जी, मेरा नाम अरविंद प्रताप है। झारखंड में बहुत लंबे अरसे के बाद पंचायत चुनाव हुआ। लोकतंत्र में कहा जाता है कि अगर पंचायत चुनाव न हो तो शायद लोकतंत्र की पूरी व्याख्या नहीं हो पाती है। लेकिन सवाल है कि पंचायत चुनाव होने के बाद भी क्या पंचायतों को उनका हक मिलेगा? खासकर कृषि की बात करें, विपणन की व्यवस्था है, गांव की सरकार कही जाती है, लेकिन अभी तक जो बातें सामने आई, क्या गांव के लोगों के हाथों में विपणन का अधिकार, कृषि का अधिकार, जैसे जितने भी कृषि की जो योजनाएं चल रही है, क्या ये अधिकार उनको सुनिश्चित किया जाएगा? और अगर सुनिश्चित किया जाएगा तो उसके लिए क्या कुछ चीजें कवायद चल रही है? झारखंड राज्य में पंचायत राज को कृषि विभाग ही पहला विभाग था जिसने कि अधिसूचना जारी करके पंचायतों को शक्तियां सौंपी गई है कृषि कार्यों के लिए। और अभी आप देख रहे हैं कि जो भी डोभा निर्माण का कार्य चल रहा है वह ग्राम पंचायत स्तर पे जो योजना बनाओ अभियान में जो योजनाएं चयनित की गई थी उसी योजनाओं को लेकर के डोभा बनाने का कार्य कृषि विभाग कर रही है। और आपको ये भी मैं जानकारी देना चाहूँगा आपको एवं किसान भाइयों को कि जो भी कृषि विभाग के जो भी प्रखंड स्तर के और जिला स्तर के हैं उनका प्रशासनिक नियंत्रण भी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी गई है, और उसका मॉनिटरिंग, अनुश्रवण और उसका देख रेख भी बिल्कुल सर जिला में जिला परिषद के अधीन है, और जो प्रखंड में है वो पंचायत समिति के अधीन है। समय की कमी है तो आज इस हिसाब किताब कार्यक्रम की इस कड़ी में आपने देखा बहुत सारे अच्छे सुझाव आए जिनसे हम समझते हैं किसान भाइयों को फायदा होगा। साथ ही साथ आपने देखा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र के लिए कितना गंभीर है। पहली बार पूरे हिंदुस्तान में झारखंड सरकार ये पहला सरकार है जिसने कृषि बजट का कॉन्सेप्ट दिया है, और उस कृषि बजट को लगभग अपने पूरे योजना बजट, इनका योजना बजट लगभग 36,000 करोड़ का था, उसमें से 4,800 करोड़ रुपए इन्होंने उपबंध किए हैं कृषि बजट के रूप में, या जो कि 13% है। तो उसके साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम का भी उद्घाटन किया गया है माननीय प्रधानमंत्री की ओर से। सो बहुत ध्यान केंद्रित है कृषि विभाग में बदलाव लाने के लिए।
किसानों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार लगता है बिल्कुल कृत संकल्प है। आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि ये जो कृत संकल्प होकर सरकार काम कर रही है उसका कितना असर लोगों के जीवन में पड़ता है, किसान भाई, झारखंड के किसान भाई इससे कितना लाभ उठाते हैं। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार जब हम फिर मिलेंगे तो किसी और विभाग की चर्चा करेंगे, किसी और विभाग का हिसाब किताब देखेंगे। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। देखते रहिए हिसाब किताब, देखते रहिए APN न्यूज़।